जनवरी 30, 1925। तो केंटाकी स्टेट में एक सैंड केव है और फ्लॉयड कॉलिंग्स अपने हाथ में एक केरोसिन लालटेन लेकर वो 5 फुट के एक होल के अंदर घुसते हैं। केव बहुत छोटी थी और सरफेस में चारों तरफ नोकीले पत्थर निकले हुए थे। पूरे केव में अंधेरा थी और वो केरोसिन लालटेन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास और ये एक ऐसी जगह थी जहां एक्सपीरियंस्ड केवर भी आने से कतराते थे एंड टर्न होके वापस चले आते थे, क्योंकि आगे जाने का मतलब था केवर को क्रॉस करना था एक 9 इंच की होल को, द स्क्वीज। इसीलिए इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड दिया गया। अगर कॉन्टेक्स्ट में बताए तो 500 ml की कोला की बोतल जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी होती है स्पेस, और यहाँ आने का मतलब था वो एग्जैक्टली इस तरह दिखने वाला था। फ्लॉयड धीरे धीरे इस होल के अंदर गायब हो रहा था और चारों तरफ से नोकीले क्रिस्टल्स उसके कपड़े को फाड़ रहा था और अंदर जाने से रोक रहा था। वो सिर्फ अपने पैरों के सहारे अपने आप को पुश कर रहा था। ऐसा करते हुए वो एक वाइडर ओपनिंग के पास आके पहुंचे जहाँ पर एक लेस थी और उस लेस से यहाँ से क्रॉस करके उसे 10 फीट नीचे जानी थी। वो रस्सी को पत्थर में बांध के नीचे उतरता है जहाँ पर केव की एंडिंग थी और यहाँ पर ही उनको काम करना था। वो काम कर रहा था दूसरे ओपनिंग के लिए और ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए बहुत छोटी है। वो काम कर रहा था दूसरे चेम्बर के लिए जहाँ पर एक क्रिस्टल चेम्बर थी जो कुछ इस तरह दिखने वाला था। वो जगह प्रिस्टीन व्हाइट क्रिस्टल से बनी थी, एक नई जगह जैसे कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता हो। फ्लॉयड महीनों से इस जगह की पत्थरों को निकाल रहा था और आज भी फ्लॉयड कॉलिंस काम खत्म करके बाहर आने वाला था, खुद को घसीटते हुए जैसे कि वो अंदर आया था। पैसेज इतना टाइट था वो अपना हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। वो रेंगते हुए बीच रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि उसके केरोसिन की लालटेन डिम हो रही थी। तो वो रुक जाता है और थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके हाथ से लालटेन भी छूट जाता है और लालटेन गिरकर टूट जाता है। और अब वो किसी अंधेरे केव के कोने में बिल्कुल अकेला है, फिर भी वो रिलैक्स था। केव उसके घर जैसा था और अब वो जमीन से लगभग 60 फीट के नीचे एक अंधेरे केव में अकेला रेंग रहा है। और अभी फ्लॉयड से एक छोटी सी गलती हो जाती है। वो रेंगते हुए बस अपना पैरों का इस्तेमाल ही कर सकता था, लेकिन ऐसा करते हुए वो अपना पैर एक लूज पत्थर में मारता है और वो 15 किलो का पत्थर उसके एंकल पर गिर चुका था। उसको हटाना आसान नहीं था। वो अपने दूसरे पैर से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। वो जितना भी हिलता जा रहा था ऊपर से और भी छोटे छोटे पत्थर उसके पैर के ऊपर गिर रहा था। वो पत्थर को जितना भी हटाने की कोशिश करता उल्टा पत्थर उसके पैर पर और भी फिट हो रहा था। फ्लॉयड एक ऑकवर्ड पोजीशन पे अटक चुके थे। नोकीले पत्थर उसके पीठ में चुभ रहे थे और केव के ऊपर जो आइस जमी हुई थी उसका पानी का ड्रॉपलेट सीधा उसके फेस में गिर रहा था। ये है सैंड केव और फ्लॉयड कॉलिंग्स जमीन से 60 फीट के नीचे एब्सोल्यूट डार्कनेस पे एक केव में फंस चुके हैं। Lucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. So far, efforts to free him have been unsuccessful. फ्लॉयड कॉलिंस 20 जून साल 1887 में पैदा होता है लोगन काउंटी केंटकी में। जब फ्लॉयड 6 साल का था तब से वो कीविंग कर रहा है। केव उसके लिए घर जैसा था और वो घंटों तक कीविंग करता। कभी कभार ऐसा भी हो जाता कि वो केव के अंदर ही सो जाता। वो बचपन से ही केविंग के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट था। इसी के चलते वो 1917 में एक नए केव को डिस्कवर करता है अपने फादर के फार्मलैंड में और अब वो इन्वॉल्व हो चुका था केंटाकी केव वॉर्स में। केंटाकी केव वॉर्स असल में एक ह्यूज नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड केव्स की। मैमोथ केव सब इसका ही ब्रांच है, थोड़ा सा सिस्टमस एक आक्तन की तरह, जो कि एक वाटर केव सिस्टम है। तो इस मैमोथ केव के एरिया में एक सिटी है, केव सिटी। ये पूरा का पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर बहुत सारे केव है और हिडन चेम्बर्स भी होते हैं जो कि नॉर्मली बंद रहते हैं, लेकिन आप उसे खोद के निकल सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती। तो एज अ सोर्स ऑफ इनकम केव टूरिज्म एक प्रोमिनेंट चीज बन जाती है। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पर लोग कम है और केव ज्यादा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फ्लॉयड के केव में एक प्रॉब्लम था, उसके केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी, इसलिए लोग उसके केव में आ नहीं रहे थे। तो वो दूसरे के प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक केव डिस्कवर करता है। इसे रेफर किया जाता है सैंड केव। तो लैंड ओनर से एग्रीमेंट होती है, जो भी प्रॉफिट बनने वाला था उसको 50-50% स्प्लिट होने वाले थे। और अब फ्लॉयड को उस केव को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनानी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट कर पाए। और जैसे कि आपको पता ही है इस केव में एक क्रिस्टल चेम्बर थी
जो इस केव की ब्यूटी को दर्शाती है। पूरे केंटाकी में ये क्रिस्टल्स बहुत ही रेयर थे। ये क्रिस्टल्स असल में थे गिब्सम क्रिस्टल, जो कि व्हाइट कलर में आता है और सही में बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल था। तो फ्लॉयड महीनों से रास्ता खोदकर बना रहा था। फ्लॉयड डेली केव के अंदर 12 घंटे पत्थरों को निकालता रहता था। उसको बहुत ही जल्दी क्रिस्टल चैम्बर तक पहुंचना है ताकि वो अपने बिजनेस को बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर सके। और 30 जनवरी 1925 जिस दिन वो अटक चुका था, उसी दिन वो क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढ निकलता है। ये केंटाकी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वो बाहर निकलते वक्त फंस गया था। वो जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसके पास एक ही ऑप्शन था, हेल्प के लिए चिल्लाना, लेकिन एक टाइम तक चिल्लाते चिल्लाते वो भी थक गया। फिर वो थोड़ा सा सो लेता है और जागने के बाद वापस से चिल्लाता है, लेकिन उसके बाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो 23 घंटे तक इस अंधेरे केव में अकेला चिल्ला रहा था। जमीन से 60 फीट ऊपर इनका आवाज सुनना इम्पॉसिबल था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है। प्रॉपर्टी के 2 ओनर एड एस्टर्स बी डॉयल केव के एंट्रेंस में आके पहुंचता है। उनके साथ बी डॉयल का एक बेटा भी था, ज्यूएल। अब ज्यूएल है ना, केव के पास फ्लॉयड कॉलिंग की आउटफिट देख लेता है। उसे ना थोड़ा सा डाउट होता है और केव के अंदर चला जाता है। वो फ्लॉयड को आवाजें दे रहा था, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो इतना तो श्योर था कि अंदर कॉलिंग्स जरूर है। ऐसा करते हुए टर्न अराउंड द स्क्वीज के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वो फ्लॉयड का नाम पुकार के चिल्ला रहा था। 23 घंटा बीत चुके थे। फ्लॉयड को नहीं लग रहा था उसे बचाने के लिए कोई आएगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो किसी का आवाज सुनता है, वो खुश हो जाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। उन लोगों पे इतना हिम्मत नहीं थी कि वो स्क्वीज होल से अंदर जा पाए। उन्हें भी हेल्प की जरूरत थी और 38 आवर्स तक वो भी ट्रैप रहता है, बिना खाए। भूख और ठंड की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। उसे बहुत भूख लगी थी। वो रो रहा था। रोते रोते एक टाइम को वो सो गया, लेकिन चीजें नहीं बदली। ये जगह हाईवे से बहुत पास था, तो लोगों की भीड़ लग चुकी थी, लेकिन सभी देखने वाले थे। बचाने वाला कोई नहीं था। अभी कहानी में एंट्री होती है होमर की। होमर कॉलिंस, फ्लॉयड कॉलिंस का छोटा भाई। वो भी उस दिन केव में आने वाला था, लेकिन उस दिन उसने मना कर दिया। तो होमर कमिट कर लेता है, मेरे भाई को मैं बचा के लाने वाला हूँ, आप लोग देख लेना। होमर भी एक एक्सपर्ट केवर था। आखिर दोनों भाई जो है वो आराम से स्क्वीज एरिया को क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब वो पहुंचता उस वाइडर ओपनिंग के पास। यहाँ से उसे भी नीचे उतरना था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। होमर के पास एक चैलेंज थी। अगर वो सीधा नीचे उतरता है तो उसका पैर फ्लॉयड के फेस को टच करेगी, और इस पोजीशन में फ्लॉयड के इर्द गिर्द मौजूदा पत्थर वो निकाल नहीं सकता। निकाल ही नहीं सकता। और दूसरा ये हो सकता है वो अपना पहले सर को अंदर डाले एंड थिंग्स विल गेट वर्स। ये पॉसिबल तो है, बट मुझे नहीं लगता कि खैर जाने दो। फ्लॉयड को बहुत सारे सैंडविचेस खिलाई जाती है क्योंकि वो बहुत भूखा था। ऐसे में वो दोनों कुछ सोच पाते। इस हालत में भी फ्लॉयड बोलता है वो फाइनली उस क्रिस्टल चेम्बर को देख लिया था, लेकिन 38 आवर्स गुजर जाने के बाद वो अब उस चीज से इंटरेस्ट खो चुके हैं और उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। और वो ये भी बोलता है अगर वो यहाँ से निकल पाया तो वो दोबारा इस केव में नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में वो अपने जान का भीख मांग रहा था। इसके बाद उसे बहुत सारी कॉफी पिलाई गई ताकि वो गर्म रह सके। अब बिना देरी किए होमर भी काम शुरू कर देता है। वो 8 घंटे तक छोटे बड़े पत्थरों को हटाने लगता है इस कैन की मदद से। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था। वो कैन से जितना भी पत्थर हटा था और भी छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरते और जमा हो जाते थे और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती थी और वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इवेंचुअली वो बाहर आ जाता है। एक अनोखा नजारा। बाहर 100 से भी ज्यादा लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वो लोग बेसिकली तमाशा दिखने आए थे और आपस में स्टूपिड बातें कर रहे थे। वो लोग डिस्कस करते कि अगर वो लोग केव के अंदर जाते तो वो कैसे फ्लॉयड को निकाल लाते। ये न्यूज एकदम से फैलने लगा और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ चुके थे। वो लोग होमर से इंटरव्यू लेना चाहते थे, बट एज एक्सपेक्टेड वो इंटरेस्टेड नहीं था। उसको किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं, जरूरत है तो बस एक दोस्त की जो उसे हेल्प कर पाए फ्लॉयड को वहां से निकालने के लिए। ऐसे में एक रिपोर्टर होमर के इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। होमर को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो रिपोर्टर होता है विलियम मिलर। होमर इस बात का रिप्लाई देता है, लिसन इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन देन व्हाई यू डिडंट गो इनटू द होल एंड लुक योरसेल्फ। वो एग्री कर जाता है। एक केरोसिन लालटेन उठाया और केव के अंदर चला गया, लेकिन इस बार ना केव थोड़ा सा गीला था क्योंकि बाहर लोग ठंड से बचने के लिए बॉनफायर जला रहे थे। बिना ये जाने इसका नुकसान क्या हो सकता है। मिलर भी स्क्वीज होल को देख के डर गया था, लेकिन उसकी इज्जत का सवाल था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भी व्यूअर्स कैटेगरी में आ जाएंगे। नोकीले पत्थरों से खुद को चीरते हुए वो किसी तरह फ्लॉयड के पास पहुंचता है और ये पहली बार था जब कैमरा से फ्लॉयड दुनिया के सामने आया। वो बर्फ के पानी में लेटा हुआ था क्योंकि हीट से बर्फ पिघलने लगी थी। मिलर फ्लॉयड की खबर फुल डिटेल में छापता है और इसकी रिपोर्टिंग नेशन वाइड स्टोरी बन जाती है। ये स्टोरी लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर पे छप रही थी और लोग रेडियो से घंटों घंटों में स्टोरी का अपडेट लेता। ये स्टोरी सुन के एक आदमी आता है रॉबर्ट बर्डन, और ये तीसरा पर्सन था जो स्क्वीज होल को क्रॉस करके फ्लॉयड से मिला था और इसका प्लान था फ्लॉयड को रस्सी से बांध के खींचने का। तो अंदर जाते ही उसे थोड़ा सा खाना देता है और पीने के लिए कॉफी देता है और अब वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिससे शायद फ्लॉयड को दर्द हो सकता है। वो फ्लॉयड को लिटरली एक रस्सी के जैकेट से बांधता है और उसको एडवांस में एक पेन किलर खिला देता है। ये असल में एक पुली सिस्टम होता है। होमर, रॉबर्ट और मिलर एक साथ खींचता है,
लेकिन चीजें उस तरीके से वर्क नहीं करती। रस्सी उसे बाहर की तरफ खींचने के बजाय ऊपर खींच रहा था। बाहर और भी 3 लोग उसे कंटिन्यूअसली खींच रहे थे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। किसी भी वक्त उसका 2 हिस्सा हो सकता था। वो ना चीखने लगता है, उसे सहा नहीं जा रहा था। फ्लॉयड उन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग मेरे 2 टुकड़े करना चाहते हो? कोई प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा था, लेकिन फ्लॉयड को दर्द जरूर हो रहा था। थक हार के मिलर अपने शहर में चला आता है और वहां पर जाके इस चीज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करता है और इसके आर्टिकल कम टाइम में बहुत ही फेमस हो जाता है, जिससे फ्लॉयड कॉलिंस अब एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी। अपना काम खत्म करने के बाद मिलर फिर से वापस आ जाता है। आके देखता है केव में कोई इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब लगा रखी थी और मिलर को भी इससे एक आइडिया आता है। उसने एक लाइट बल्ब खरीदा और फ्लॉयड के पास जाके लगा दिया। ठंड में उसका हालत खराब था, इससे थोड़ा सा राहत मिल सकती है। और मिलर फ्लॉयड को बताते हैं, कांग्रेट्स, तुम फेमस हो चुके हो और हजारों लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। क्या तुम्हें न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ कहना है? फ्लॉयड वहाँ पे 100 घंटे से अटका हुआ था। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचता है। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कभी निकल पाएगा। तो फ्लॉयड कुछ ये बोलता है, I believe I would go to heaven. I can feel that I am going to be taken out alive with my both feet. I kept thinking what would happen if rock above me would fall. I kept thinking to drive my mind to something else, but it wasn't much use. I couldn't do much to help those who come to help me, but I knew that a lot of people were willing to do all in their powers, and it gave me courage. फ्लॉयड की बातें देश में काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। लोग चर्च में जा जाकर फ्लॉयड के लिए प्रे कर रहे थे। यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। और ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में 3rd लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल स्टोरी बन चुकी थी। केव के बाहर भीड़ 1000 से लेकर 10,000 तक हो गई थी। केव के बाहर सारे होटल बुक हो गए थे और रेस्टोरेंट में खाना कम पड़ रहा था। आसपास के घरों में $10 के एक्सचेंज में लोग अपने घर के फ्लोर में सोने को देते। यहाँ तक कि घर के बाथटब में लोगों को बेड लगा के सोने को देते। मतलब मारूफ तो यही कह रहा था। आई ट्रस्ट हिम, ओके? वो रिसर्च करता है। सारे 4000 से ज्यादा व्हीकल्स केव के बाहर लग चुके थे 1 माइल के रेडियस में। यह है हेनरी कारमाइकल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ केंटकी रॉक एस्फाल्ट कोप। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्लॉयड को रेस्क्यू करने आई थी। इसके अलावा मिलिट्री के लोग भी वो अपने साथ लाए थे। यहाँ पर आके सबसे पहले इस जगह की स्टडी किया जाता है। केव के बाहर हजारों लोग थे और ये केव कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और अभी तक केव के अंदर छोटे छोटे लूज पत्थर गिरने भी लगे थे। और कारमाइकल की टीम में एक पर्सन था, केसी जोन्स। वो स्क्वीज एरिया को क्रॉस करके फ्लॉयड के पास पहुंचता है और तब तक स्क्वीज एरिया के पास छोटे छोटे पत्थर गिरने भी लगी थी और ये रेत थोड़ा थोड़ा करके भरने लगता है। केसी अब वापस जाना चाहता था, लेकिन फ्लॉयड बोलते हैं उसे बहुत प्यास लगी है। तो केसी कॉफी लेके फ्लॉयड को खिलाने जाता है, लेकिन इस बार फ्लॉयड अपना मुंह घुमा लेता है और कॉफी पीने से इनकार कर देता है। केसी अब तक रियलाइज कर चुका था यहाँ पर चल क्या रहा है। फ्लॉयड एक्चुअली कॉफी पीने के लिए नहीं मांग रहा था। फ्लॉयड 5 दिन से इस केव के अंदर ट्रैप है और वो जानता था यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। वो यहाँ से नहीं निकल सकता और वो ये भी जानता था केव बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है। वो नहीं चाहता था इस अंधेरे केव में वो अकेला ट्रैप हो। और अभी वो कम्प्लीटली शेल्फिश बन चुका था। केसी जैसे ही इस बात को समझता है वो तुरंत मुड़ जाता है। सीलिंग से छोटा बड़ा पत्थर भी उसके ऊपर गिर रहा था। केव धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था। फ्लॉयड को भी पता था केव कोलैप्स होने वाला है, लेकिन रेस्क्यूअर को फंसाने के लिए उसने अपनी एक्टिंग जारी रखी थी। लेकिन अब उसका चीख केव में गूंज रहा था। वो चिल्ला रहा था और रो रहा था, लेकिन रेस्क्यूअर केसी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। उसको बाहर निकलने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसके शरीर में मल्टीपल कट्स लग जाते हैं क्योंकि केव के अंदर रेजर शाफ्ट पत्थर थे। उसका कपड़ा फट चुका था, उसका शरीर चीर चुका था और बाहर आके सभी केव को कोलैप्स होते हुए देख लेते हैं। केव के अंदर जाने वाला इकलौता रोड बंद हो गया। अब उनके पास 2 ऑप्शन था, एक तो हार मान लो, नहीं तो ऊपर से खोद के एक नया रास्ता बना लो। कारमाइकल एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे और उसके पास हाईटेक मशीनरी थी। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे थे सभी प्रोफेशनल्स थे और अब वो लोग एक कैलकुलेशन करता है। टोटल 75 लोग थे जो कि काम करने वाले थे, लेकिन वो 1 घंटे में 2 फीट ही खोद सकते हैं। मतलब 55 फीट खोदने के लिए उन्हें अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स का टाइम लगने वाला था। लेकिन सवाल ये थी, क्या फ्लॉयड इतनी देर तक जिंदा रह सकता है? और जवाब है हाँ, वो जिंदा रह सकता है। वो खोदना शुरू करता है और कारमाइकल ये जानता था दिस वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम। एक टाइम पे 2 लोग ही खोद सकते हैं, इसलिए कारमाइकल बाकी लोगों को लाइन में खड़ा कर देता है। 2 लोग अगर जरा सा भी स्लो हो जाते तो 2 नए लोगों से रिप्लेस कर दिया जाता। और केव के बाहर सारे लोग इस काम को देख रहे थे। असल में यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग था, वो सिर्फ काम को देख नहीं रहे थे। यहाँ पर फूड स्टॉल लग चुका था, फेरीज व्हील थी। चर्च के लोग यहाँ पर ग्रुप बना के पिकनिक कर रहे थे। कुछ आसपास के दारू बनाने वाले लोग यहाँ पर दारू भी बेच रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स भी स्मगल कर रहे थे। सट्टेबाजी भी जोर शोर से चल रही थी और यहाँ पर एक ब्लडी जगलर भी था जो कि बॉल घुमा रहा था।
अगर सब चीजों को मैं मिला दूं तो यहाँ पर मेला लग चुका था और दूसरी तरफ बेचारा फ्लॉयड मर रहा था। इन सब चीजों को देख के लोग थोड़ा सा उल्टा सोचने लगते हैं। असल में लोगों को पता नहीं था फ्लॉयड किस तरीके से फंसा है और न्यूज़पेपर भी इसमें कुछ खास मदद नहीं कर रहा था और इस वजह से अफवाह फैलने लगती है। मैंने सुना है उन्हें रेस्क्यू करना ही नहीं है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है और पैसा खा रहा है। मैंने सुना है फ्लॉयड ट्रैप हुआ ही नहीं है, ये बस एक पब्लिसिटी है। र्यूमर्स इससे भी बुरा फैलने लगता है। मैंने सुना है फ्लॉयड रात को वापस आ जाता है और दिन में केव में चला आता है। एंड सो ऑन। और चीजें बस यहाँ तक नहीं रुकती, कुछ लोग इससे भी ज्यादा क्रेजी काम कर रहे थे। तब 3 लोग एक टेलीग्राफ ऑफिस पे जाता है और उनमें से खुद को फ्लॉयड कॉलिंस होने का दिखावा करता है और वो उसके माँ को टेलीग्राफ भेजता है जो कि बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। प्लीज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट दैट आई एम बuried alive in sand cave. Tell mother I'm all right and I'm coming home. दूसरी तरफ वर्कर्स का काम बिल्कुल भी मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा नहीं था। ऑन पेपर काम जैसा दिख रहा था उतना भी इजी नहीं था और अब फ्लॉयड के पास जो लाइट बल्ब था उसे पावर मिल रही थी सरफेस से, एक कॉपर वायर की मदद से। उससे उसे रोशनी और गर्मी मिल रही थी। वो करेंटली पिघले हुए बर्फ के पानी में लेटे हैं। एक आदमी उस कॉपर वायर से रेडियो एम्पलीफायर कनेक्ट कर देता है। इसकी मदद से जब वो सांस ले रहा था उसका चेस्ट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से कॉपर वायर में भी फ्लक्चुएशंस आ रही थी और इसका ग्राफिकल रीडिंग रेडियो एम्पलीफायर डिवाइस में डायरेक्टली दिख रहा था और वो डिवाइस कंसिस्टेंटली उसके रीडिंग पैटर्न को डिटेक्ट कर रही थी और यही उसका जिंदा होने का सबूत भी है। वो लोग काम करते जा रहे थे। ओरिजिनल एस्टिमेट 30 घंटे की थी, लेकिन काम करते करते उन्हें 144 घंटा लग गया, जिसके बाद भी वो लोग सिर्फ 44 फीट से खोद पाए थे और बारिश शुरू हो जाती है। उससे भी वर्स, ओले भी गिर रहे थे और इनके बनाए हुए होल के कोलैप्स होने के चांसेस भी थे। अब तक फ्लॉयड के फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे और अब लोगों में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बची थी। वो लोग एक ही चीज को देख के बोर हो चुके थे और जगह धीरे धीरे खाली हो रही थी। विजिटर्स केव सिटी को छोड़ के जा रहे थे और अब तक लाइट बल्ब जलना भी बंद हो गया था। 16 फरवरी 1:30 फाइनली 55 फीट की सुरंग बनाया जा चुकी थी और रेस अगेंस्ट टाइम में टाइम ही रेस जीत जाता है। फ्लॉयड मर चुका था। वो यहाँ पर टोटल 17 दिनों तक ट्रैप रहा बिना किसी खाना या पानी के। 12 दिन बेसिकली वो ना खा के मर गया। वो लाइट बल्ब 4 दिन पहले ही बंद हो गई थी। सब लोग साइलेंस हो जाता है। होमर फ्लॉयड के मुंह में टॉर्च मारता है तो उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी एक सोने की दांत चमक रही थी। वो लोग कह रहे थे वो 3 दिन पहले ही मर चुका था। जिस दिन लाइट बल्ब बंद हुई उसके ठीक 1 दिन बाद ही वो मरा और सैंड केव फिर से कोलैप्स होने के कगार पे था। बॉडी को फिर से निकाला नहीं जाता और उसे वहीं पर रख के सैंड केव को सील किया जाता है। इसके बाद फ्लॉयड की फैमिली फ्लॉयड के लिए फ्यूनरल रखता है, क्योंकि स्टोरी अब भी बाकी है। अगर यहाँ तक देखे हो तो कहीं मत जाना, थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो। और अगर इतना बड़ा वीडियो देख ही लिया तो एक कमेंट भी कर दो। देखो सैंड केव के ओनर पी डोयल उतना भी भला आदमी नहीं था। वो सैंड केव के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि तब सैंड केव का काम हुआ नहीं, इसलिए उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन इस फेल होते हुए बिजनेस को भी वो अंजाम देना चाहता था, इसलिए उसने उस सैंड केव के बाहर एक बोर्ड लगा दी थी जिसमें लिखा था Come on visitors, take a look. Only 50 cents per visitor. उसने फ्लॉयड का नाम यूज करके फ्लॉयड की केव को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप एक मरे हुए आदमी को लेकर बिजनेस कर रहे हैं। किसी के गुजर जाने के बाद कोई भी फैमिली ऐसा होते हुए अपने सामने देख ले तो वो चुप नहीं बैठ सकता। और अथॉरिटी जिसने रेस्क्यू की जिम्मेदारी ली थी वो भी वर्कर से डील तोड़ देते, क्योंकि असली काम जो कि फ्लॉयड को निकालना था वो नहीं हो पाया था और अब उनको वर्कर्स की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने वर्कर्स का यूज किया और कूड़े की तरह फेंक दिया, बिल्कुल एक पेन की तरह। और इस तरफ विलियम मिलर को पुलित्जर प्राइज मिलता है 1926 में, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो उस टाइम के जूनियर रिपोर्टर्स के लिए आइडियल बन जाता है। और इस तरफ होमर को बहुत सारे पैसे चाहिए थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी करके फ्लॉयड कॉलिंग्स की बॉडी को एटलीस्ट निकालना है। तो वो लोकल स्टेज और क्राउड में जाकर फ्लॉयड कॉलिंग की पूरी स्टोरी बता कर डोनेशन इकट्ठा करने लगते हैं। 17 अप्रैल 1927 होमर के पास अभी पैसे आ चुके थे। होमर और उसकी टीम एक हफ्ते में फ्लॉयड के पास पहुंच चुके थे। उसको केव से बाहर निकलते हैं और ये पहली बार था जब फ्लॉयड को ताज़ी हवा मिल रहा था। कुछ दिन बाद फ्लॉयड कॉलिंग्स की बॉडी को अपने माँ की जगह पर दफन कर दिया गया। 2 साल बाद कॉलिंग्स की फैमिली एक मेजर फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे थे और उसी टाइम पे एक डेंटिस्ट आता है, हेनरी पी थॉमस, हमारे स्टोरी का सेकेंड विलेन। वो इस प्रॉपर्टी के बदले एक अच्छा रकम ऑफर कर रहा था, लेकिन होमर राजी नहीं था। बस उसके पापा नशेड़ी थे, वो अल्कोहल से एडिक्ट थे, उन्हें दारू पीना है और वो बिना सोचे समझे इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। लेकिन इसी एग्रीमेंट में कुछ एडिशनल चीजें भी लिखी थी। Everything to this property belongs to Thomas. एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, वेदर इट्स हिज मदर ग्रेव और फ्लॉयड कॉलिंग्स ओन। उसने सिंपली फ्लॉयड की बॉडी को कब्र से उठाकर एक ग्लास के शोकेस में या कफिन में भर दिया। उसके पास भी एक केव था तो वो उसके बॉडी को अपने केव में शोकेस कर देता है। ये काफी ज्यादा घिनौना काम था, फिजिकली या मेंटली।
फ्लॉयड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते करते खुद टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बन गए थे। उसकी बॉडी जहां पर भी होता टूरिस्ट भागे चले आते। लेकिन एक बार फिर फ्लॉयड कॉलिंग्स की बॉडी मिसयूज हो रहा था तो उसके फैमिली को बुरा लगता है और एक केस कर देता है। लेकिन वो लोग ये केस हार चुके थे क्योंकि एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग उनका एग्रीमेंट पहले से बना था। लेकिन ऐसे ही 2 साल बिजनेस करने के बाद 19 मार्च 1929 इस रात थॉमस के केव में 2 लोग आता है और फ्लॉयड की बॉडी को चुरा कर लेके चले आते हैं। लेकिन बाद में वो बॉडी मिलती भी है, लेकिन उसका एक पैर काटा जा चुका था, वो पैर जिस पैर की वजह से वो केव में फंसा था। और इसीलिए अब फ्लॉयड की बॉडी को एक मेटल बॉक्स में रखा गया जिसे लोहे की चेन से ताला लगाया गया। और अब फ्लॉयड पहले से कई ज्यादा ट्रैप हो गया था और कई दशकों के बाद मैमोथ केव नेशनल पार्क के द्वारा फ्लॉयड के केव को खरीदा जाता है 1989 में। और फ्लॉयड वाले केव को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, उसके एंट्रेंस पर स्टील क्रेट लगा देते हैं। लेकिन कॉलिंग्स की फैमिली एक बार फिर से ये सब होते हुए ऑब्जेक्ट करता है और फाइनली फ्लॉयड के बॉडी को केव से बाहर निकाल कर मैमोथ केव बाप्टिस्ट चर्च सेमेट्री में दफन कर देता है। फ्लॉयड का डेड बॉडी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, वो बस इधर उधर घूम रहा था और 64 इयर्स के बाद फाइनली उनकी आत्मा को शांति मिली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी था, मुझे बहुत दिनों से बनाना था और मैं चाहता था इसे थोड़ा सा डिटेल में बनाऊं। लेकिन मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों बट लग जाता है। और मेरी एक गंदी आदत है, मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ ऐसे रील्स के चक्कर में, कुछ भी करके मैं करता हूँ बेसिकली। तो प्रॉब्लम यह है इतना बड़ा वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं और मुझे वीडियो टाइम पर अपलोड करनी थी जो कि मैं कभी करता ही नहीं। तो मुझे बेसिकली कुछ स्टेप को स्किप करना था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉइस ओवर को स्किप नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो क्या सेंस बनाती। और मुझे वॉइस ओवर करने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अभी मेरे हाथ में 2 चीजें थी, एक तो है स्क्रिप्ट और एक एडिटिंग। एडिटिंग का क्या है, हम फुटेज उठा सकते हैं और दूसरे चैनल से छाप सकते हैं। और बाकी रही स्क्रिप्ट, जिसका स्क्रिप्ट ऑलरेडी अच्छा है उसको ही छाप लो। ओके, तो मैं ये वाला हरकत वापस से नहीं करने वाला, सॉरी। मैं सिंपली मारूफ के चैनल में गया, उसका फुटेज उठाया और स्क्रिप्ट भी उठाया। मैंने वीडियो में क्रेडिट दे भी दिया था बट थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला उसके एनिमेशन की फुटेज तो किसी और के है। अब मैं नहीं देने वाला कोई सा भी क्रेडिट, ठीक है। बट ऑनेस्टली यार बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। लेकिन पता है मैं अभी एक चीज बोल के उसका दिल जीतने वाला हूँ और वो है थैंक यू लुकस।